फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की टूटती हुई मर्यादा भाग 2। जब खुशबू को पता चला उसको देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो वह अपनी बुआ से पूछती है, बुआ पापा ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बुआ, हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, चलो खाना खा लो। दोनों ने खाना खाया। खुशबू परेशान लग रही थी और उससे ज़्यादा विनय परेशान था। यहाँ तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। सुबह हुई, घर में सब मेहमान के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। बुआ के बेटे की पत्नी खुशबू के कमरे में गई और बोली, दीदी तैयार हो जाइए, लड़के वाले 1 घंटे में आने वाले हैं। उन्होंने खुशबू को लाल रंग की साड़ी दी और कहा, आज इसे पहन ले। खुशबू, भाभी मुझे साड़ी नहीं पहननी आती। भाभी, अच्छा मैं पहना देती हूँ। भाभी खुशबू को साड़ी पहनाने लगी। क्या बात है खुशबू, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कहीं किसी और से प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? भाभी के मुंह से ये सुनकर खुशबू का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। खुशबू घबराते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, गांव में किसका चक्कर चलता है? ये सुनकर भाभी हंसने लगी। इधर विनय सुबह से ही खुशबू का इंतजार कर रहा था। वो खुशबू से मिलकर कहना चाहता था, परेशान ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। खैर खुशबू तो उससे मिली नहीं, लेकिन मेहमान जरूर आ गए। बड़ी सी गाड़ी बुआ के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सब उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। बुआ जी आइए आइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना घर ढूंढने में? लड़के की माँ, नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। विनय की आंखें लड़के को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से एक और बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लड़के ने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर उतरा। लड़के ने नीला कोट पैंट पहन रखा था, वहीं अंदर सफेद शर्ट भी थी। लड़का किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। विनय ने लड़के को देखा तो वह समझ गया, ये तो कोई शहर की लड़की ही पसंद करेगा। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी बुआ ने आवाज दी, विनय मोहित को भी अंदर ले आओ, वहीं बाहर ही खड़े रखोगे क्या? विनय ने मोहित को अंदर आने का इशारा किया। मोहित मुस्कुराए अंदर आ गया। बुआ ने विनय का भी परिचय कराया, ये मेरे मायके का लड़का है, दूर के रिश्ते में मेरा भाई लगता है। मोहित, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? विनय, हाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। मोहित फिर मुस्कुराया। तभी बुआ ने अपनी बहू को आवाज दी, ज्योति खुशबू को नीचे लेकर आओ। लाल साड़ी पहने आंखें नीचे झुकाए खुशबू किसी परी से कम नहीं लग रही थी। खुशबू को देख मोहित की आंखें उसी पर टिक गई, तो वही विनय भी खुशबू से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। खुशबू ने अपनी नजरें धीरे से ऊपर उठाई तो सबसे पहले उसे विनय दिखा। फिर उसने नजरें घुमाई तो उसकी नजरें मोहित से जा टकराई। मोहित को देख उसकी भी नजरें मोहित पर टिक गई। मोहित जैसा स्मार्ट लड़का उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। बाकी गांव में तो सिर्फ उसे विनय ही स्मार्ट लगा था। बुआ, बैठो खुशबू। मोहित की माँ, और बेटी खुशबू कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? खुशबू जी बीए तक पढ़ाई की है। खुशबू की बुआ बीच में ही बोल पड़ी, बीएड का पेपर भी देकर आई है, पढ़ने में बहुत तेज है, भगवान ने चाहा तो सरकारी टीचर भी बनेगी। मोहित की माँ मोहित से, बेटा तुम्हें भी कुछ पूछना है? मोहित, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। बुआ, अरे बेटा तुम दोनों आपस में अकेले में बात कर लो। ज्योति, दोनों को कमरे में लेकर जाओ। मोहित और खुशबू दोनों कमरे में चले गए। विनय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो ये जानने के लिए उतावला हो रहा था कि दोनों में क्या बातें चल रही होगी। उधर खुशबू और मोहित आपस में बातें कर रहे थे। मोहित, तुम गांव में ही पली बड़ी हो? खुशबू, हाँ। मोहित, शहर में रह लोगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? खुशबू, दिक्कत क्या होगी, शहर के लोग क्या अलग होते हैं? मोहित हंसते हुए, अरे नहीं, मेरा मतलब है कि पहनावा और बोलचाल में फर्क है। अगर कभी सूट की जगह जींस पहनने को बोली तो पहन लोगी ना? खुशबू, अरे अब तो गांव में भी लड़कियां जींस पहनने लगी है। पापा को नहीं पसंद है इसलिए हम नहीं पहनते, लेकिन अगर आपको पसंद है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है पहनने में। वैसे भी मुझे नए तौर तरीके सीखना पसंद है। खुशबू मोहित से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। खुशबू का ये अंदाज मोहित को पसंद आया। वहीं मोहित का स्टाइल और खुले विचार खुशबू को भी पसंद आए। खुशबू मोहित से बात करने में इतनी घुल मिल गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसका एक प्रेमी भी है। दोनों बात करके मुस्कुराते हुए बाहर आए। दोनों को मुस्कुराता हुआ देख विनय का दिल बैठा जा रहा था। नाश्ता पानी हुआ। फिर मोहित की माँ ने कहा कि वो घर जाकर राय सलाह करके फ़ोन करेंगे। फिर खुशबू के पापा से भी तो मिलना है, अभी तो बस लड़की देखने आए थे, रिश्तेदार चले गए। खुशबू फिर अपने कमरे में चली गई। उसने एक बार भी विनय से हालचाल भी नहीं पूछा। बुआ, क्यों विनय, कैसा लगा लड़का? विनय, अच्छा है दीदी, काफ़ी स्मार्ट भी है बुआ, और अमीर भी है, इकलौता लड़का है।
खुशबू की तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। बुआ बोली, अच्छा तुम्हें आज कॉलेज के लिए भी तो जाना है। कॉलेज तो बंद हो गया होगा, तुम चाहो तो आज भी यहीं रुक सकते हो। विनय, नहीं दीदी अब मैं चलता हूँ, वरना कल फिर से कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा। विनय ने यह बात जोर से बोली ताकि खुशबू के कानों तक ये बात पहुंचे और उसे वो जाते हुए देखने के लिए बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन खुशबू बाहर नहीं आई और विनय चला गया। रास्ते भर विनय का मन बेचैन रहा। उसे डर लगने लगा कहीं खुशबू से छोड़ ना दे। विनय अपने रूम पर पहुंचा। वहां खुशबू का लाल सूट वाला दुपट्टा छूट गया था। वो खुशबू का दुपट्टा हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके पास फोन आया कि उसके पिताजी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत गंभीर है। विनय सुध बुध खोकर सीधा बस स्टेशन की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे बस मिल गई। वो बस में बैठा और घर के लिए निकल लिया। कुछ ही घंटों में वो अपने गांव पहुंच गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विनय घर में घुसने लगा। लोग उसे दया की निगाह से देख रहे थे। विनय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ और भी बुरा होने की आशंका हो रही थी। वो घर के अंदर पहुंचा तो देखा उसके माँ का शव उसके सामने था। माँ को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। आस पड़ोस के लोगों ने उसे संभाला। पूछने पर पता चला माँ पापा दोनों बाजार जा रहे थे। एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे माँ की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं पापा की हालत गंभीर है। खैर विनय ने माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर पापा से मिलने अस्पताल चला गया। पापा को अभी होश नहीं आया था। विनय बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके खुशबू के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन खुशबू अभी तक अपनी बुआ के यहाँ से नहीं लौटी थी और ना ही उसने विनय को कोई फोन किया। विनय ने कई बार ईशा से भी पूछा कि उसके पास खुशबू का कोई फोन आया था क्या, लेकिन ईशा ने भी मना कर दिया। खुशबू के पापा ने ही विनय के पापा के अस्पताल का खर्चा उठा रखा था। विनय उनके एहसान और कर्ज तले दबता जा रहा था। विनय के पापा को होश आ चुका था। अपनी पत्नी के बारे में जानकर बहुत रोए वो। बड़ी मुश्किल से विनय उनको शांत करवा पाया था। विनय के पापा अभी भी अस्पताल में ही भर्ती थे। विनय की पढ़ाई पर इसका काफी बुरा असर पड़ा। उसने नेवी की परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट आ गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। इन सब हालात के बाद वो पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। माँ की 13वीं थी। पूरे गांव में न्योता गया था। रात को सबकी दावत थी। विनय को पता चला कि खुशबू गांव वापस आ गई। वो सोच रहा था पता नहीं खुशबू आएगी भी या नहीं। तभी उसे खुशबू दिखाई दी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। खुशबू को देख विनय मुस्कुराया, लेकिन खुशबू ने कोई भाव नहीं दिया। विनय को यह अजीब लगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि खुशबू आई और विनय से बात तक नहीं की। विनय ने ईशा से कहा कि वो खुशबू से बस 5 मिनट के लिए मिलना चाहता है। ईशा ने जब खुशबू से कहा तो उसने कहा ठीक है, बस 5 मिनट के लिए। ईशा दोनों को अपने कमरे में लेकर गई और फिर वहां से बाहर चली गई। विनय ने खुशबू को गले लगा लिया और रोने लगा। विनय, खुशबू मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। खुशबू विनय को खुद से दूर करते हुए बोली, देखिए आप रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई, लेकिन अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। विनय, चाचा कैसा चाचा? उस वक्त मैं तुम्हें चाचा नहीं नजर आया जब तुम सुध बुध खोकर मेरी बाहों में थी। उस वक्त मैं तुम्हें चाचा नहीं नजर आया जब मुझसे साथ भागने की बात कर रही थी। आज अचानक मैं तुम्हें चाचा नजर आने लगा। अब तुम्हें हमारे गांव का रिश्ता याद आ रहा है। सब समझ में आ रहा है। मुझे ये सब उस लड़के के लिए है ना? खुशबू चुप थी और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। विनय ने खुशबू का हाथ पकड़कर खींच लिया। विनय, मैं बिना जवाब दिया तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खुशबू ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, हाँ ये सब उस लड़के के लिए है। उससे मेरी शादी तय हो चुकी है। तुमसे ज्यादा स्मार्ट है और अमीर भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं शहर छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी भर गांव में ही रहूं? विनय ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये खुशबू ही है या फिर कोई और। विनय, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पर सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देता हूँ। खुशबू बेफिक्री से, हाँ तो जाओ ना, बता दो, फिर वो तुम्हारे पापा का जो इलाज करा रहे हैं वो भी बंद करा देंगे। तो चुपचाप अपने बाप का इलाज कराओ और फिर से मेरे बाप का कर्जा उतारो। ये बोलकर खुशबू वहां से चली गई। विनय सदमे में था। रात में ही उसने अपना सारा सामान पैक किया और निकल लिया। इधर विनय के पापा भी ठीक हो गए। विनय फोन पर अपने पापा का हालचाल लेता रहता, लेकिन कभी घर नहीं आता। इधर खुशबू की भी सगाई हो चुकी थी। उसके होने वाले पति की विदेश में नौकरी लग गई, इसलिए शादी 1 साल बाद होने वाली थी। खुशबू की उसके होने वाले पति से रोज बातें होती। विनय को फोन पर ईशा ने खुशबू के शादी की तारीख भी बताई।
साथ ही ये भी बताया कि खुशबू चाहती है उसकी शादी में आओ और देखो कितनी धूमधाम से उसकी शादी हो रही है। विनय ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। शादी के एक हफ्ते पहले ही विनय अपने गांव आ गया। वो अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े और महंगे गिफ्ट लाया था। विनय को ऐसा देख उसके पापा को शक हुआ कि कहीं विनय किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया। विनय के पापा उसे कोने में लेकर गए और बोले, अपनी माँ की कसम खाकर बोल कि तू कौन सा काम कर रहा है। विनय हंसने लगा और बोला, पापा मैं नेवी में हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो ये फोटो देखिए। उसने जहाज और अपनी कई फोटो दिखाई, साथ में विदेश यात्रा की भी फोटो दिखाई। बोला, पापा जब आपकी और माँ के साथ हादसा हुआ था तभी मेरे पास ये ऑफर आया था। मुझे आपके दोस्त का कर्जा जल्द से जल्द उतारना था, इसलिए मैं बिना बताए चला गया। विनय ने बैग से पैसे निकाले और अपने पापा के हाथ में देते हुए बोला, अभी फ़िलहाल इतने ही हैं, आप इसे इन्हें दे आइए। अभी कुछ पेपर होने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी। विनय के पापा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, तेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। खुशबू की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। विनय के दिल में अब खुशबू के लिए सिर्फ नफरत ही थी। शादी के एक दिन पहले खुशबू के पापा ने विनय को बुलावा भेजा। विनय जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा, कुछ और पैसों की ज़रूरत है। लड़के वालों ने आज ही मांग की है कि लड़की को पूरे गहने दिए जाएं। विनय मन ही मन हंसने लगा कि खुशबू का पति तो भिखारी है, तभी तो पैसों और गहनों की भीख मांग रहा है। खैर वैसे भी खुशबू के पिता पर उधार तो अभी है ही, तो उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे अपने खाते में डलवा कर उधार भी चुका दिया। शादी वाले दिन सुबह ही विनय के पास खुशबू के पापा ने मदद के लिए बुलावा भेज दिया था। घर में आते जाते एक दो बार खुशबू और विनय आमने सामने आ ही जाते, लेकिन खुशबू तो ऐसे मुंह बनाती जैसे विनय को पहचानती ही नहीं। स्मार्ट और अमीर पति मिलने का घमंड जो था उसे। खैर शादी हो गई और विदाई भी। विनय का दिल भी पत्थर का हो चुका था। खुशबू के जाने का उसे रत्ती भर भी गम नहीं हुआ। वीना भी 6 महीने और रुकने वाला था, क्योंकि 6 महीने बाद ही उसकी जहाज जाने वाली थी। विदाई के एक हफ्ते बाद ही खुशबू अपने मायके आ गई। लोगों को दिखाने के लिए वह बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। खुशबू से मिलने के लिए ईशा उसके घर गई थी। खुशबू ने ईशा से सबसे पहले विनय का हालचाल पूछा। ईशा ने बताया विनय भी यहीं है। खुशबू ने ईशा से कहा कि वो विनय से मिलना चाहती है। ईशा ने अगले दिन उसे घर आने को कहा। ईशा ने जब विनय को बताया कि खुशबू से मिलना चाहती है तो विनय गुस्से से लाल हो गया और ईशा को डांटने लगा। तुम्हें उसे घर बुलाना है तो बुला ले, लेकिन मैं उससे मिलने वाला नहीं। खैर ईशा के बहुत समझाने के बाद वो मान गया। अगले दिन खुशबू ईशा के घर आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन विनय को बस सुंदर नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। ईशा कमरे से बाहर चली गई। ईशा के बाहर जाते ही खुशबू विनय के गले लगकर रोने लगी। विनय मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें बुरा भला कहा। विनय ने खुशबू को झटक कर दूर करते हुए कहा। चाचा से सीधा विनय पर आ गई तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चाचा से ऐसे चिपक कर गले लगते हुए? आइंदा ऐसी गलती मत करना। खुशबू मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यह बोलते हुए खुशबू विनय के सामने हाथ जोड़ने लगी। विनय काम क्या है मुझसे ये बताओ। खुशबू मेरे ससुराल वाले बहुत लालची हैं और मेरे पति अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। सास ने मुझे मायके भेजते हुए कहा है लौटते वक्त एक हार लेकर आऊँगी। पापा से कहते हुए हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वो पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं। अब तो तुम कमाते भी हो, तुम मुझे एक हार दिला दो, वरना ससुराल में मेरा जीना हराम हो जाएगा। विनय ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे पता ही था ऐसा ही काम होगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे मांगते हुए? किस मुंह और किस हक से तुम मुझसे मांग रही हो? जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने पल्ला झाड़ लिया और प्रेमिका के नाते ना सही, बचपन के दोस्त ही नाते मुझसे सहारा दे देती। खैर तुम पर शहर और विदेश जाने का भूत सवार था। खैर जो बीता सो बीता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं और जो बचे हैं उसमें 6 महीने का खर्चा भी चलाना है। खुशबू ये सुनकर वहाँ से तुरंत निकल गई। वो कुछ महीने वहाँ रुकी, लेकिन फिर कभी विनय से मिलने नहीं आई। वहीं अब 6 महीने पूरे होने वाले थे। विनय फिर से 6 महीने के लिए शिप पर चला गया। बीच बीच में वो घर पर फ़ोन करके सबका हालचाल लेता रहता। 6 महीने बाद जब वो वापस लौटा तो घर वालों ने उसकी शादी के लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी। विनय उसे देखने गया और उसे वो पसंद आ गई। 3 ही महीने में दोनों की शादी हो गई। वहीं गांव में हल्ला हुआ कि खुशबू का पति उसे छोड़कर विदेश भाग गया। अब वो हमेशा के लिए मायके आ गई है।
खैर खुशबू के परिवार वालों ने सिर्फ इसे अफवाह बताया। एक दिन खुशबू विनय की दुल्हन देखने उसके घर आई हुई थी। विनय की पत्नी ने खुशबू के पैर छूने चाहे, तभी विनय ने उसे रोक दिया और कहा, अरे ये तुम्हारी बेटी की तरह है, तुम उसकी चाची लगती हो और मैं इसका चाचा। क्यों ईशा, सही रिश्ता बताया ना मैंने? ईशा, जी भैया, बिल्कुल सही संबंध बताया आपने। फ्रेंड्स, रिश्तों की टूटती हुई मर्यादा कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।